हैरान करने वाली खबर भेजी। शायद हीलियोपॉज कोई क्लियर बैरियर नहीं है। ये कोई हार्ड एज नहीं है, ये कोई शार्प चीज नहीं है। ये एक धुंधला और फैला हुआ सा हिस्सा है। ये लाखों करोड़ों किलोमीटर चौड़ा है। और इसके बीच में वॉयेजर को कुछ बहुत अजीब ही चीज मिली। यहाँ था विशाल मैग्नेटिक बबल्स का एक गोला। हम उम्मीद कर रहे थे कि सोलर मैग्नेटिक फील्ड तक गायब हो चुकी होगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर पता ये चला कि सूर्य की मैग्नेटिक लाइंस आपस में उलझ गईं, जिससे बुलबुलों वाला एक झागदार मैग्नेटिक स्ट्रक्चर बन गया। ये हमारे लिए हैरत अंगेज भी था और एक्साइटिंग भी। सूर्य की मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर बढ़ते हुए ऐंठती और उलझती जाती है। ये लाइनें एक दूसरे को काटते हुए फिर जुड़ती हैं और बड़े बड़े मैग्नेटिक बबल्स बनाती हैं। ऐसा हर झागदार बबल करीब 16 करोड़ किलोमीटर चौड़ा होता है और ये काफी चौड़ाई है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी इतनी ही है और सोलर सिस्टम को ऐसे हजारों बबल्स ने घेर रखा है। किसी को नहीं पता कि ये मैग्नेटिक बबल्स क्या करते हैं, पर यह हो सकता है कि ये कॉस्मिक बबल रैप गैलेक्टिक रेडिएशन से बचाव की पहली लाइन हो, जो सोलर सिस्टम को कॉस्मिक हमले से बचाता है। जरा सोचिए कि वॉयेजर को लॉन्च किए जाने से अब तक टेक्नोलॉजी कितनी बदल चुकी है। तब किसी के पास सेल फोन नहीं थे। दूसरे देश तक फोन करना अपने आप में एक बड़ी मुसीबत हुआ करती थी, लेकिन फिर भी इस पुरानी टेक्नोलॉजी की बदौलत अब हम सोलर सिस्टम के छोर के बारे में जान पा रहे हैं। अब जरा सोचिए कि अगले 50 साल में क्या कुछ हो सकता है। अब वॉयेजर हीलियोपॉज से भी आगे जा चुका है, पर क्या इसने वाकई सोलर सिस्टम से विदा ली है? जी नहीं, अभी वॉयेजर के सफर के लिए सोलर सिस्टम का काफी हिस्सा मौजूद है और सोलर सिस्टम से विदा लेने में इसे अभी बहुत लंबा वक्त लग सकता है, शायद सैकड़ों या हजारों साल। ये सूर्य के एटमॉस्फेयर से बाहर है, लेकिन उसकी ग्रेविटी के दायरे से बाहर नहीं। आगे बढ़ने के दौरान हम दाखिल होते हैं काइपर बेल्ट में, प्लूटो के ऑर्बिट से भी आगे। ये दूरी बहुत ज्यादा है और हीलियोपॉज उससे भी आगे है, यानी सूरज का मैग्नेटिक फील्ड। तो आप सोच सकते हैं कि आप सोलर सिस्टम के आखिरी छोर पर पहुंच गए हैं, पर सच ये है कि अब भी वहाँ कुछ ऐसी चीजें हैं जो ग्रेविटी की वजह से हमारे सोलर सिस्टम से जुड़ी हुई हैं। और कभी कभार कोई चीज इस मटेरियल को हमारे सूर्य की ओर भेज देती है और कभी कभी पृथ्वी उसके रास्ते में पड़ जाती है। सोलर सिस्टम के बाहरी हिस्से में काफी आगे, सूर्य के एटमॉस्फेयर के आखिरी भाग से भी परे, हम कुछ नहीं देख पाते। हम उतनी दूर तक देख ही नहीं सकते, लेकिन कभी कभी वहां से हमारे पास मैसेंजर्स आते हैं जो जिंदगी को खत्म कर सकते हैं। ये है कॉमेट्स। कॉमेट्स दो तरह के होते हैं, एक तो वो जिन्हें कहा जाता है शॉर्ट पीरियड कॉमेट्स और दूसरे जो कहलाते हैं लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स। शॉर्ट पीरियड कॉमेट्स काइपर बेल्ट से आते हैं। ये स्पेस जंक की वो डिस्क है जो हमारे प्लैनेट्स से आगे मौजूद है। ये सोलर सिस्टम के इर्द गिर्द छोटे छोटे चक्कर काटते रहते हैं। ये 200 साल या इससे कम के रेगुलर इंटरवल्स पर लौटते हैं। लेकिन लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स थोड़े रहस्यमय होते हैं। लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स हर 1000 साल या शायद 10 लाख साल के बाद भी लौट सकते हैं, और सर्कल्स में आने वाले शॉर्ट पीरियड कॉमेट्स के उलट ये लॉन्ग पीरियड कॉमेट जब प्लंजिंग ऑर्बिट्स में आते हैं तो ये हर जगह और हर दिशा में गिर सकते हैं। इससे पता चलता है कि ये किसी और जगह से आते हैं। हमें लगता है कि लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स कहीं ज्यादा दूर जगह से आते हैं, किसी बहुत दूर की चीज के किसी स्फेरिकल क्लाउड से, जो अक्सर सूरज की तरफ गोता लगाते रहते हैं। जब कोई कॉमेट करीब आता है तो सूर्य उसे गर्म करता है, बर्फ से गैस बनती है और कॉमेट का मास घट जाता है। धीरे धीरे ये कॉमेट्स खत्म हो जाएंगे, पर फिलहाल तो ये बार बार आते ही रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनका बड़ा सा भंडार कहीं मौजूद है। लेकिन ये भंडार है कहाँ? ये कहाँ से आ रहे हैं? इन अजीब कॉमेट्स के बारे में ये कहा जा सकता है कि शायद ये हमारे सोलर सिस्टम से नहीं है। शायद गैलेक्सी ऐसे बर्फीले टुकड़ों से भरी पड़ी है और कभी कभार हम पर बरसती रहती है, पर शायद ये सोलर सिस्टम के किसी और हिस्से से ही यहाँ आते हों।
हो सकता है कि पूरा सोलर सिस्टम ही अपने क्रिएशन के शुरुआती दिनों में बचे मलबे की एक बॉल से घिरा हो, यानी ओट क्लाउड से। ये सोचा गया था कि शायद कहीं इनका एक भंडार होगा, एक ऐसा बड़ा बादल जो ऐसी लाखों या शायद अरबों खरबों आईसी बॉडीज से सोलर सिस्टम को घेरे हुए हो। पर हमने इसे कभी देखा नहीं है। तो कॉमेट्स से जुड़ी ये थियरी, ये ओट क्लाउड, ये कोरी कल्पना ही है। इसे सीधे तौर पर कभी नहीं देखा गया। ओट क्लाउड में मौजूद चीजें इतनी दूर, इतनी छोटी और इतनी डार्क हैं कि हमने कभी ओट क्लाउड में ऐसा कुछ देखा ही नहीं है। वहाँ कुछ तो होना चाहिए। अगर अलग अलग एंगल से चीजें गिरती नजर आती हैं, तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहाँ क्या कुछ होगा। लेकिन कोई ओट क्लाउड बनाने के लिए बहुत सारा मटेरियल चाहिए। मिलिए बोल्डर कोलोराडो के जेनस सुपर कंप्यूटर से। इस तरह के सुपर कंप्यूटर्स में हजारों प्रोसेसर्स और लाखों कंप्यूटिंग कोर्स होते हैं। इस तरह की मशीन से 1 सेकंड में 100 खरब से भी ज्यादा कैलकुलेशंस की जा सकती हैं। और इसकी जरूरत है अगर हम अरबों साल के दौरान हुए लाखों करोड़ों कॉमेट्स के विकास को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो काम इस मशीन से हो सकता है, कागज और कलम से कभी नहीं हो सकता। सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करके एस्ट्रोनॉमर्स नजर न आने वाले विशाल ओट क्लाउड की एक तस्वीर को जोड़ना शुरू कर सकते हैं, और शुरुआत उसी से होगी जो दिखेगा, यानी वो कॉमेट्स जो सूरज की तरफ तेजी से बढ़ते हैं। किसी कॉमेट के सामने आने तक हमें कोई ओट क्लाउड दिखाई नहीं देता, तो हमें यह अंदाजा लगाना होता है कि कब ऐसा कोई क्लाउड एकदम सही तरीके से आएगा जो सूरज के नजदीक से गुजरेगा ताकि हम उसे देख सकें। फिर हम उल्टी दिशा में काम करते हुए ये बता सकते हैं कि हर 10 साल में इस साइज का करीब एक कॉमेट नजर आता है, और शायद ऐसे ही अरबों खरबों कॉमेट से ये ओट क्लाउड बना होगा। कैलकुलेशंस से पता चलता है कि ओट क्लाउड में करीब 2 खरब आईसी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो हीलियोपॉज से भी आगे तक फैले हुए हैं। ये समझना मुश्किल है कि ओट क्लाउड कितना आगे तक फैला हुआ है, लेकिन इसका छोर शायद पृथ्वी से सूरज की दूरी के मुकाबले 10,000 गुना आगे तक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दूरी हुई 1.6 खरब किलोमीटर। तो ये इतना बड़ा है, ये प्लैनेट्स के सोलर सिस्टम से इतना विशाल है कि अगर आप सूर्य से सभी प्लैनेट्स को हटा दें तो भी ओट क्लाउड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आखिर इस क्लाउड की आईसी बॉडीज यहाँ तक पहुंची कैसे? ओट क्लाउड को आप यूं समझ सकते हैं कि ये प्लैनेट्स के वो टुकड़े हैं जो कभी इस्तेमाल नहीं हुए। ये उनके बनने के बाद बचा हुआ मलबा है। ओट क्लाउड से असल में कुछ बनना नहीं था। ओट क्लाउड तब बनते हैं जब वो बड़े बड़े प्लैनेट्स बनने की कोशिश तो करते हैं लेकिन बन नहीं पाते। इसके बजाय ये चारों तरफ बिखर जाते हैं और फिर अगले स्टार से आधी दूरी पर मौजूद रहते हैं। ये बहुत बड़े बड़े और गोल क्लाउड होते हैं। 4.6 अरब साल पहले हमारे सूरज में विस्फोट हुआ। इस नए स्टार के चारों तरफ धूल और गैस का एक बादल मंडराने लगा। फिर ग्रेविटी ने अपना असर दिखाया। उसने गैस, धूल, बर्फ और चट्टानों को अपनी तरफ खींचकर प्लैनेट बनाए। प्लैनेट मटेरियल के छोटे छोटे टुकड़ों से वजूद में आए, जैसे कि चट्टानें और बर्फ वगैरह, और ये चीजें वक्त के साथ साथ जुड़ती गईं। ये घूमता और आपस में टकराता मैटर एस्ट्रॉइड बेल्ट में चट्टानी मलबे और काइपर बेल्ट में बर्फ की शक्ल में बचा रहा। फिर नेपट्यून और यूरेनस ने अपना असर दिखाते हुए इस मलबे को और फैला दिया। लेकिन जरा सोचिए कि जब ग्रेविटी के असर की वजह से तरह तरह की छोटी चट्टानें एक साथ गिरने लगती हैं तो क्या होता है? इनमें से कुछ प्लैनेट के इर्द गिर्द घूमकर स्पेस में बिखर जाती हैं। इनमें से ज्यादातर चीजें हमेशा के लिए सोलर सिस्टम से बाहर निकल जाती हैं, लेकिन जो लाखों साल के इस बड़े से लूपिंग ऑर्बिट में शामिल नहीं होती, वही होता है ओट क्लाउड। खरबों आईसी रॉक्स चारों दिशाओं में फैल गए और फिर पूरे सोलर सिस्टम के चारों तरफ मलबे की एक बॉल बन गई। ओट क्लाउड कॉमेट्स को सोलर सिस्टम के बनने के दौरान डायनासोर की हड्डियों जैसा माना जा सकता है। इन्हीं में वो चीजें थीं जिनसे हमारे प्लैनेट्स बने। 4.5 अरब साल पहले सोलर सिस्टम कैसा था, ये इस बात की झलक देते हैं।
ओर्ट क्लाउड वाली ज्यादातर चीजें हमेशा बर्फीले बादल में टिकी रहकर दूर दराज मौजूद सूर्य का चक्कर लगाती हैं, लेकिन इनमें से कुछ अलग हो जाती हैं और सूर्य की ग्रेविटी उन्हें वैसे ही अपनी तरफ खींचती है जैसे लौ पतंगे को। ऐसा कोई कॉमेट आपके नजदीक आ सकता है और आपको इसका पता भी नहीं चलेगा। ये कॉमेट्स कई किलोमीटर चौड़े हो सकते हैं और इनकी रफ्तार भी बहुत तेज होती है, कभी कभी 160 किलोमीटर प्रति सेकंड तक। इसीलिए ये काफी खतरनाक होते हैं। कितने खतरनाक, किसी डायनासोर से पूछिए।